प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजू सामान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है बेटा कारक। पिछली कक्षा में हमने किया था कारक किसे कहते हैं या फिर कारक कितने प्रकार का होता है, हिंदी में कितने कारक होते हैं, संस्कृत में कितने कारक होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है बेटा 3 कारक हमने कल किए थे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक की मैंने आपको विभक्ति लिखवाई थी के लिए और को। बेटा संप्रदान कारक में के लिए और को दोनों ही विभक्ति लगती हैं और जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, को से संबंधित वाक्य, को विभक्ति लगा हुआ वाक्य आपको देता है जिसमें आप पजल हो जाते हो कि कर्म कारक है या फिर हमारा संप्रदान कारक है। पहले तो जानते हैं संप्रदान कारक होता क्या है। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में किसका के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। दूसरी क्या, जब कहीं पर देने का भाव प्रकट हो तो वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे अब देखो सबसे पहले देने का भाव यदि हम देखें तो क्या है, भिखारी को आटा दे दो, आटा दे दो। ठीक है। अब क्या कहता है कि भिखारी को, सॉरी को नहीं लगाया, भिखारी को आटा दे दो। अब भिखारी को आटा दे दो बेटा यहां पर क्या है भाई, भिखारी को देने का भाव यहां पर आया है तो इसलिए क्या है हमारा संप्रदान कारक है। अब को विभक्ति करण कारक में भी लगती है, देखोगे। अब यदि हम कहें भिखारी को भगा दो तो को विभक्ति किस में लगती है, कर्म कारक में। अब कर्म कारक में भी को विभक्ति लगती है और संप्रदान कारक में भी को विभक्ति लगती है। कब लगती है, जब देने का भाव है तो संप्रदान कारक में लगी हुई है को विभक्ति। लेकिन जब क्या है किसी भी कर्म को करने का, अब यहाँ पर क्या भिखारी को भगा दो, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, भिखारी को भगाने का कर्म किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कर्म कारक और ऊपर वाले में क्या होगा हमारा संप्रदान कारक। ठीक है। ये आता है बेटा हमारा पहला पॉइंट, कहा कि जब देने का भाव प्रकट हो, किसी भी वस्तु को देने का भाव जब प्रकट होता है तो हमारा कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। अगर हमारा देने का भाव नहीं है फिर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। इसकी जगह हम यदि ये कहें गृहिणी, गृहिणी शुद्ध शब्द के लिए भी है, गृहिणी ने गरीबों को वस्त्र दिए, वस्त्र दिए। देखो एक तो ये आया हमारा, एक हम कहें कि मैंने गरीब को 50,000 रुपए दिए। अब 50,000 रुपए गरीब को कोई दान नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैंने गरीब को 50,000 रुपए दिए तो वो क्या है कि हमने क्या है उसको वापस लेने के लिए दिए, वहां देने का भाव नहीं है। या फिर हम कहें कि मालिक धोबी को कपड़े देता है। अब मालिक धोबी को कपड़े दे रहा है या मोहन धोबी को कपड़े दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो वापस लेगा उससे, तो वहां पर हमारा कर्म कारक हो सकता है। परंतु यहाँ पर क्या करा कि गृहिणी ने गरीबों को वस्त्र दिए तो देने का भाव जहां पर प्रकट होता है बेटा वहां पर क्या होता है हमारा संप्रदान कारक। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो देखते हैं। एक हमने बताया कि के लिए की विभक्ति लगी होती है। ठीक है। वहां पे पहचानना आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाता है। जैसे हम क्या कहें, गरीबों के लिए वस्त्र ले आओ, ले आओ। ठीक है। ये क्या हो गया कि वे गरीबों के लिए वस्त्र ले आओ, ये हमारी के लिए की विभक्ति भी है और क्या है उसको जोड़ने का हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है के लिए विभक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और कुछ करने का भाव किसके लिए, गरीबों के लिए। या फिर हम कहें कि स्वास्थ्य के लिए व्यायाम लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम लाभदायक है तो वहां भी क्या होगा हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। तो जहां पर के लिए की विभक्ति है वहां तो सीधा सीधा हम पहचान लेते हैं। को की विभक्ति में सबसे पहले तो आपको देखना देने का भाव आए। दूसरा जो पॉइंट है बेटा इसमें क्या होता है, यदि किसी रुचि के संदर्भ में रुचि के साथ यदि जोड़ करके
बताया जाता है तो वहां भी क्या होता है हमारा संप्रदान कारक है। जैसे हम क्या कहें कि राम को लड्डू अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। या फिर हम कहें, ये आ चुका है आपका एस्टेट के पेपर में तो खासकर, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है। ठीक है। या तो कहें कि राम को लड्डू अच्छे लगते हैं तो राम की रुचि के अनुसार भी उसको लड्डू पसंद है। या कहें हेमंत को खीर अच्छी लगती है तो राम को खीर अच्छी लगती है। तो ये किसकी है? ये दोनों की रुचि का बोध करवा रहे हैं। तो जहां पर रुचि के बारे में बताया जाए या रुचि का ज्ञान होता है वहां भी क्या है हमारा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा वो क्या होता है बेटा, जहां कहीं भी अभिवादन या कल्याण या कि कोई कामना की जाए या इच्छा की जाए, या तो अभिवादन किया जाए या कल्याण की कोई कामना की जाए, वहां भी हमारा क्या होता है संप्रदान कारक होता है। जैसे गुरु को प्रणाम, हमने क्या कर दिया? अभिवादन कर दिया। फिर क्या कहा? बड़ों को नमस्कार, ये भी क्या कर दिया? अभिवादन कर दिया। फिर हम कहें छात्रों का कल्याण हो, छात्रों का कल्याण हो, ये क्या कर दिया हमने? छात्रों के कल्याण की कामना कर दी। तो क्या कहता है कि अभिवादन की या कल्याण की कामना जहां पर की जाए वहां भी क्या है हमारा संप्रदान कारक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, चाहे कहीं भी चले जाना, किसी भी स्टेट में यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो और कारक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, सीधे सीधे तो आप बता ही देते हो विभक्ति के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारा, या तो कहना या फिर निवेदन। जो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, या तो कुछ कहा जाए या फिर निवेदन किया जाए। जैसे क्या है, छात्र अध्यापक से निवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, विभक्ति हमारी क्या लगी दिखाई दे रही है। अब से को देख करके लगभग बच्चे क्या कर्ण कारक लगा देते हैं, लेकिन नहीं बेटा, जहां पर निवेदन या फिर किसी से कुछ कहने का भाव आता है तो वहां भी हमारा क्या होता है संप्रदान कारक होता है। तो बच्चे इस चीज को आप ध्यान में रखोगे कि जब भी आपका क्या है, या तो आपका देने का भाव हो, या किसी की रुचि बताई जाए, या फिर आपका क्या हो निवेदन या फिर क्या है कहना आए, या फिर आपका कल्याण या फिर कल्याण की कामना की जाए, वहां पर हमारा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, सीधे सीधे तो जो आते हैं वो आप पहचान ही लेते हो, चाहे आपका छात्रों के लिए भोजन ले आओ, है ना, चाहे फिर बीमार के लिए दवा ले आओ, उसमें तो आप पहचान लेते हो। ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है बेटा अपादान कारक, मोस्ट इंपोर्टेंट है अपादान कारक। अपादान कारक, अब इसकी विभक्ति मैंने आपको बताई थी, से या अलगाव या पृथकता। अलगाव या पृथकता मतलब किसी चीज से अलग होना। तो क्या कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसका पता चले अलग होने का बोध होता है, वहां कौन सा कारक होता है हमारा अपादान कारक होता है। जैसे देखो जो कहा जाता है गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है, गंगा हिमालय से निकलती, मतलब हिमालय से निकल करके कहाँ आ रही है, नीचे गिर रही है, तो हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है, इसलिए क्या है हमारा अपादान कारक है। तो ये तो हम सबको पता है कि से की विभक्ति लगेगी और अलगाव दर्शाया जाएगा, लेकिन बेटा इसमें कुछ पॉइंट और भी होते हैं। जैसे हम क्या कहें, इसको भी ध्यान रखोगे, जैसे हम कहें कि या तो घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय या तुलना के योग का अर्थ,
का बोध होता है तो वहां हमारा क्या होता है, अपादान कारक होता है। देखो बेटा कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें सीधा सीधा पता चल जाता है, गंगा हिमालय से निकलती है कि भाई हिमालय से निकल के नीचे आएगी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते यदि गिरते हैं तो वो भी नीचे ही आएंगे, पेड़ ऊपर रह जाएगा। तो ये क्या है, अलगाव हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय और तुलना, इसमें भी क्या है, अलगाव होता है। जैसे हम क्या कहें, हम कहें बेटा खाना बनाते समय स्टोव से दूर रहो। अब ये क्या है, खाना बनाते समय स्टोव से दूर रहो। अब दूर रहोगे तो क्या होगा, अलगाव होगा। इस तरह के वाक्यों में भी हमारा क्या है, अपादान कारक है। दूसरा यदि मैं कहूं राम पत्नी से पैसा छुपा लेता है। राम पत्नी से पैसा छुपा लेता है। या फिर क्या, राम पापा से डरता है। ठीक है, सभी में क्या है बेटा, यदि खाना बनाते समय दूर रहने के लिए कहा गया है, अलगाव है। पत्नी से पैसे छुपाता मतलब पत्नी के पास नहीं होंगे और कहीं भी रखे तो दूर होंगे। फिर कहता पापा से डरता है तो वो भी क्या है, एक तरह से अलगाव दिखाया गया है। तो इन सभी में क्या है, अपादान कारक है। फिर हमने तीसरी बात क्या की, भय का भी हो गया, घृणा का भी। अब कहते हैं तुलना। अब तुलना कैसे की जाए, जैसे हम कहें सीता गीता से सुंदर है। अब ये तुलना कर दी गई है। तो बेटा देखो सीता गीता से सुंदर है, यानी कि वो सीता जो है वो गीता से तो बिल्कुल अलग है ना, उससे सुंदर है तो उससे अलग है। तो इसलिए क्या है, हमारा अपादान कारक है। तो ध्यान रखोगे, अलगाव के साथ साथ बेटा घृणा आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, चाहे आपका प्रेम आ जाए, चाहे आपकी तुलना आ जाए, भय आ जाए, तो भी हमारा क्या होगा, अपादान कारक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक में क्या होता है बेटा, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य में जब जिन चिन्हों से संबंध दर्शाया जाए, संबंध कारक। अब संबंध कारक का मैंने बताया था काके की और रा रे री। बड़ा ही साधारण सा होता है, इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे राम की माताजी बीमार हैं, या फिर राधा राम की बहन है, या फिर क्या हो, वह मेरी बहन है, या फिर क्या हो, गंगा का तट पवित्र है, या फिर गंगा का जल पवित्र है। सभी में क्या है, काके की भी विभक्ति भी है और एक तरह से इनका संबंध भी दर्शाया जा रहा है, साथ में रा-री का संबंध भी यहाँ पर मिलता है। तो वहां पर क्या होता है, हमारा संबंध कारक होता है। यदि यहां से जैसे पूछा जाता है, बड़ा ही सरल पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है बेटा, में पर की विभक्ति लगी होती है। अधिकरण कारक में पर की विभक्ति लगी होती है। ठीक है, में पर। अब क्या है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्या हो, समय, अवसर या स्थान का बोध होता है, वहां पर क्या होता है, हमारा अधिकरण कारक। जैसे हम क्या करें, एक ही वाक्य में इसको करती हूं। देखो जो बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चे, वो क्या पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है मेरे पिताजी चारपाई पर बैठे हैं। अब में पर की विभक्ति जो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रही है, कहां, चारपाई पर बैठे हैं। या फिर राम छत पर खड़ा है। अब छत पर खड़ा है
जब विभक्तियां दी जाती है बस उसी में हमारा कारक बदल जाता है। ये तो आता है सीधा में पर की विभक्ति। अब कहते हैं समय, अवसर और स्थान। एक ही वाक्य से आपको समझाती हूं। क्या कहें, 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। देखो बेटा सीधी सी बात है, 15 अगस्त यानी कि देखो समय आप एक्चुअल में भी समय दे सकते हो। क्या, 15 अगस्त के अवसर पर 7:30 पर दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। अब क्या कहता है, 15 अगस्त समय भी दे दिया है, अवसर भी दे दिया है 15 अगस्त के अवसर पर, क्योंकि मैंने समय बताया ना 7:30 बजेगा, 7:30 दे सकते हो कि 15 अगस्त के अवसर पर 7:30 पर। यानी कि कहने का मतलब क्या कि जहां पर समय का बोध हो वहां पर भी हमारा क्या होता है, अधिकरण कारक। में पर की विभक्ति तो लगती है, परंतु साथ में समय का यदि बोध होता है तो भी अधिकरण कारक है, अवसर का बोध होता है तो भी अधिकरण कारक है, और स्थान बताया जाता है तो भी अधिकरण कारक ही होता है। क्या कहता है, 15 अगस्त के अवसर पर, अवसर आ गया, अब स्थान दिल्ली आ गया, अवसर पर और पर की विभक्ति भी आ गई, भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कारक कौन सा हो गया हमारा, अधिकरण कारक। तो इसी प्रकार अनेक वाक्य इससे मिलते जुलते मिलेंगे। फिर भी यदि समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा, लास्ट भी है इसका, संबोधन कारक। संबोधन कारक, ठीक है। संबोधन कारक में क्या होता है बेटा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्या संबोधन का बोध होता है तो वहां क्या होता है, संबोधन कारक होता है। विभक्ति क्या बताई थी, हे, ओ, अरे। अब क्या कहें, अरे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ठीक है। या फिर हे, किधर से आए हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब किसी को बुलाने के लिए या किसी से कुछ पूछने के लिए, ये तो सीधा सीधा होता है। और ये आपके इसमें चिन्ह जरूर मिलेंगे, क्योंकि संबोधन किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और वहीं पर हमारा क्या होता है, संबोधन कारक होता है। लगभग संबोधन कारक जब आता है तो इसमें आपका विश्व आदि बोधक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में 6 माने जाते हैं। शायद मैंने कर्ता बोल दिया है गलती से, परंतु कर्ता कारक हमारा संस्कृत में भी होता है। संबंध और संबोधन, संबंध और संबोधन, ये 2 कारक ऐसे हैं बेटा जिसकी संस्कृत में विभक्तियों को नहीं गिना जाता, ठीक है। ये शायद पिछली कक्षा में गलती से बोल दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो, संबंध और संबोधन संस्कृत में नहीं होते हैं, इसमें इनकी विभक्तियों को नहीं गिना जाता, ये हमारे हिंदी में ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो कारक का टॉपिक है वो हमारा समाप्त होता है। इसमें यदि कुछ समझ में आपको नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा वाच्य का होगा, क्योंकि कई बार बच्चों ने बोला कि मैडम वाच्य करवा दीजिए, तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो वाच्य का ही होगा, ठीक है।